उसके पहले भी वो 1999 में निर्वाचित हुए थे जी। और 2004 तक उनका कार्यकाल था और 4 के बाद 9 तक हमारा कार्यकाल था, यानी 14वीं लोकसभा में हम थे, 13वीं लोकसभा में मनोज सिन्हा थे। अब 17वीं लोकसभा में हम हैं, 16वीं लोकसभा में सिन्हा जी थे। तो गाजीपुर तो मेरी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। हमारा ये जो परिवार है, ये जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब देश को स्वतंत्र कराने के जो प्रयास हुए, उसमें हमारे पूर्वजों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जी। मेरे पूर्वजों में डॉक्टर एम ए अंसारी थे, जी। जो तब 1926-1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। जी। और देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाने वालों में एक नायक की भूमिका में थे। बाद के दिनों में भी, उनके समय में भी हमारा परिवार देश के मुख्य धारा में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, देश की रक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना योगदान किया है। आपने सुना होगा ब्रिगेडियर उस्मान साहब का नाम। जी जी, सभी ने सुना। जो मरणोपरांत उन्हें वीरता के लिए महावीर चक्र दिया गया। देश के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया था, तब भारतीय सेना उन्हीं के नेतृत्व में कश्मीर भेजी गई थी लड़ने के लिए। जी। और ये लड़ाई तो शुरू हुई 22 दिसंबर 1947 को, और कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया उनकी और उनकी पूरी पलटन ने झांगर घाटी को फिर से काबू कर लेना, नौशेरा घाटी पर फिर से विजय पताका फहरा लेना। लेकिन इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 3 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान साहब नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हुए। तो हमारे पूर्वजों का एक इतिहास है। जी। हमारे पूर्वजों में फरीदुल हक अंसारी साहब थे, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडरों में थे। तो 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब थे, जो पंडित नेहरू के खास दोस्तों में। पहला चुनाव जब 1957 में हुआ, जी, तो इस गाजीपुर लोकसभा सीट पर हमारे वही पूर्वज डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। नेहरू जी उनका प्रचार करने इस क्षेत्र में सभा करने आए थे। वो चुनाव जीत नहीं सके। उस समय कॉमरेड सरजुग पांडे इस सीट पर विजयी हुए थे। लेकिन बाद में डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव निर्वाचित हुए, राज्यसभा में भी एमपी रहे और वो राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किए। कई देशों में भारत के राजदूत की भी भूमिका निभाई। हामिद अंसारी साहब जो उपराष्ट्रपति रहे 2 बार भारत के, इसी परिवार के एक सदस्य हैं। और हम अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1976 के बाद 78 से राजनीति में सक्रिय हो गए थे। जी। चुनाव तो लड़ा हमने 1985 में। मेरे राजनीतिक गुरु थे कॉमरेड सरजुग पांडे। उन्हीं के सानिध्य में रहकर समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, उनके हक हुकूक की रक्षा करने के लिए उन्हें संगठित किया, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष किया।
और इस क्षेत्र में जो सामंतवादी विचार के लोग हैं, जिन्होंने गरीबों का जीना दुभर कर दिया था, आज़ाद भारत में उन्हें गुलाम की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था, उन लोगों के साथ सीधी सी बात है कि सीधा टकराव था। हम गरीब के पक्ष में खड़े थे और सामंतवादी किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र से अपना वर्चस्व उसको कायम रखना चाहते थे। तो संघर्षों के बीच से मेरी राजनीति पैदा हुई और अब इस दौर में कि हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र होते रहे, तो इन दिनों मीडिया के लोगों को साजिश में लेकर सरकारी मशीनरी और सरकार के लोग, क्योंकि वो जनता के फैसलों से हताश और निराश हैं। मैं भी 10 चुनाव लड़ा हूँ और 4 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा, लेकिन 5 बार विधानसभा का चुनाव निर्वाचित हुआ और 2 बार लोकसभा में भी निर्वाचित हो चुका हूँ। अभी 11वां चुनाव है। तो हमारे लिए ये हमारी जन्मभूमि और कर्म भूमि है। बच्चा जानता है कि अफजाल अंसारी क्या हैं, उनके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, उनके तरीके क्या हैं और वो जनता के लिए सहज उपलब्ध हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं। दूसरी तरफ उस कतार के भी लोग हैं, संख्या ज़्यादा न होकर के भी वो साधन, शक्ति, पैसा और सत्ता सब उनके पक्ष में। मैं साधन भी विहीन हूँ, धन दौलत भी नहीं है मेरे पास। पिछले 5 सालों में जब 19 में चुनाव में जीत गया, मनोज सिन्हा चुनाव हार गए, तो सरकार ने एक मिशन बना करके, जैसे देश में तमाम विरोधी बड़े ऐसे नेताओं का जो उनके काबू के बाहर थे उनका दमन किया। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब मेरे पर भी लगाए गए। ईडी ने मुझसे 62 घंटा पूछताछ की है, मेरे घर पे छापा मार के तलाशी ली है। इनकम टैक्स की नोटिस को भी झेला हूँ, 1.5 साल तक उनके सवालों का जवाब दिया हूँ। तो आखिर सर हम एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि यहाँ मेरा भी संपर्क लगभग गाजीपुर से पिछले 28-29 साल से है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर आपकी छवि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि वाराणसी चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में आप दमखम से गाजीपुर जैसी प्रतिष्ठा वाली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ अजीब नहीं लग रहा? देखिए, हमें क्या अजीब लगेगा, हम तो अपने गृह क्षेत्र में हैं। उनको अजीब लगता है कि हम बनारस की सीट पे हैं और हमारे बगल की सीट गाजीपुर हमारे काबू में नहीं है। 2019 के चुनाव में मोदी जी 3 बार गाजीपुर आए। सिन्हा जी उनके बिल्कुल आंखों के तारा हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस को वो होल्ड करते हैं, उनके प्रतिनिधि और देखभाल करने वालों में, तो वो उनको सूट करते हैं। रेल राज्य मंत्री हो, संचार मंत्रालय हो और प्रधानमंत्री उसका पक्षधार हो, उसके लिए स्पेशली प्रयास कर रहा हो, और उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, तो ये पर्चा भरवाने आए थे। पर्चा भरवाने मनोज सिन्हा का अमित शाह आए, सारी बात ही थी। लेकिन फैसला जब जनता को देना होता है तो जनता तो फैसला देती है। तो सर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लगभग मुझे अंदाजा है कि 1.25 लाख वोट से उनको मतलब पराजय का सामना करना पड़ा? आखिर गाजीपुर की जनता अंसारी परिवार में ऐसा क्या देखती है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है? ये तो आप जनता से पूछिए। नहीं, वो तो हम पब्लिक ओपिनियन करेंगे। अपने लिए देखती है कि हम कौन हमारे हित में खड़ा होगा, कौन हमारे हित में सोचेगा। ये ज़रूरत है देश में
जो ज़रूरत है उस सवाल पर कहाँ बात करते हैं बीजेपी के लोग। रोटी का सवाल, रोजी का सवाल, कपड़े और मकान का सवाल, मान और सम्मान का सवाल। हर घर में तो 2-4 पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान पड़े हैं। मोदी जी वादा करते हैं, जनता से वादा। मोदी जी जनता से मन की बात भी करते हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है कदाचित उसका आभास उन्हें नहीं है कि इतनी बड़ी बेरोजगारों की जो फौज है। मैं समझ रहा हूँ एक रोजगार आज के दौर में ये बेरोजगारों की इस बड़ी फौज में कुछ लोगों ने, कुछ नौजवानों ने हताश और निराश होकर के, आप देखिएगा मिलिएगा, डिग्रियां लिए हुए लोग आजकल ये जो बैटरी से चलने वाला छोटका रिक्शा चला है जी सर, ये रिक्शा खरीद करके गांव में, किसी गांव में पूछ लीजिए आपके यहाँ क्या रिक्शा है, छोटे मोटे कस्बे में अगर पूछ देंगे तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में पहुंच चुका है। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि सड़क पर सारे बड़े वाहनों के लिए अपने लिए रास्ता तलाश करना मुश्किल है। ये बेरोजगारों की जो फौज निराश है, हताश है, ये मोदी जी और उनकी सरकार के झूठे वादों से परेशान है। सर एक बात पूछना थी कि ये इस समय मैं एक बड़ा चैनल देख रहा था तो उसमें एक न्यूज़ आ रही थी कि आपके खड़े होने की वजह से यहाँ से आपने जो दावेदारी एक बार फिर से ठोक दी है गाजीपुर में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे कैंडिडेट को तलाश नहीं पा रही है, या तलाश भी पा रही है तो कहीं ना कहीं असमंजस में है कि अफजाल अंसारी जी के सामने ये व्यक्ति चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा। क्योंकि कारण यह है कि बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा की सीट गाजीपुर इसलिए भी बन गई है क्योंकि गाजीपुर के परिणाम बलिया पर भी, मऊ पर भी और आसपास के ज़िलों पर भी पड़ेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके सामने जो चर्चा में आ रहा है, बहुत तगड़ा नाम आ रहा है बहुत चर्चा में, कि आपके सामने बीजेपी हो सकता है कि ब्रजेश सिंह जी को खड़ा करे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी आए, फैसला तो चूंकि हम मुतमईन इसलिए हैं कि जनता को फैसला करना है जी। अगर ये फैसले प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने से या मीडिया के माध्यम से झूठा प्रचार करने से या और तमाम हथकंडे धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके उसके बल पर कोई परिणाम लाने की होगी तो गाजीपुर की जनता बड़ी बागी जनता है। ये जो मन में ठानेगी वही करेगी, चाहे कोई आए, चाहे कोई आए। मुझे आज भी लगता है कि हमारे साथ जो पिछले 5 सालों में इस सरकार ने जो कोरोना में रोगियों को डॉक्टर नहीं दे सकी, अस्पताल में बेड नहीं दे सकी, उनको समय पर टीका नहीं लगा सकी, जो हॉस्पिटल पहुंच गए उनको ऑक्सीजन नहीं दे सकी, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हमारे देश का कानून को दरकिनार करके व्यवस्था ये है कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप हो तो उस आरोप की विवेचना करेंगे, कोई एजेंसी आपकी करेगी, लेकिन उस विवेचना के पश्चात आरोप के समर्थन में साक्ष्य जुटा करके आपको न्यायालय में देना होगा कि ये वो न्यायालय तय करे कि इन साक्ष्यों के आधार पर आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। एक तरफ योगी जी की सरकार अपने विरुद्ध, अपने लेफ्टिनेंटों के विरुद्ध, डिप्टी सीएम के विरुद्ध जो आरोप हैं, जो चार्जशीटें कोर्ट में हैं, उनका मुकदमा न्यायालय में न चले, वो मुकदमा सरकार अपने अधिकार का दुरुपयोग करके उठा ले रही है। दूसरी तरफ विपक्षी राजनीति करने वाले लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर ईडी, सीबीआई, लोकल पुलिस, ये सब उनके पीछे और मनमाना कार्रवाई, आरोप लगाते हो कि अमुक व्यक्ति ने ये गलत काम किया। कहा हमने कि विवेचना बस कर सकते हैं आप, लेकिन ये तो न्यायपालिका का अधिकार भी छीन लिया, खुद ही सजा दे देते हैं। हमें पता है
और ये गिरा भी देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका इशारा योगी जी के बुलडोजर संस्कृति पर है? हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों को आईना दिखा दिया है गाजीपुर की जनता ने। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार भले 50 सीट लूज करके कम बहुमत से सरकार बना ली, लेकिन पहले सरकार थी जी। और फिर सरकार है, लेकिन 55 सीटें लूज करी हैं जी। इस बार गाजीपुर का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये मीटिंग में आते थे तो बुलडोजर साथ साथ आता था, और पहले प्रचार होता था बुलडोजर बाबा आ रहे हैं। और गाजीपुर से ज्यादा ये बुलडोजर चला कहां? सबसे ज्यादा गाजीपुर में चला, और गाजीपुर ने योगी जी को आईना दिखा दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा साहब देख लीजिएगा, रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, कई हफ्तों गाजीपुर में डेरा डाल के कि हम आज फला देवी का दर्शन करने जा रहे हैं, हम आज फला देवता का दर्शन करने जा रहे हैं। उन देवी देवताओं को ठगना उनके नाम पर कि आपके दर्शन पे आ रहे हैं, और लगातार पार्टी का प्रचार, अपने प्रत्याशियों का प्रचार करते रहे। वो भी लगे रहे, योगी जी भी लगे रहे, उनका बुलडोजर भी लगा रहा, डबल इंजन की सरकार भी लगी रही। लेकिन गाजीपुर का रिजल्ट है 0, बीजेपी के खाते में 0। ये इस बात को साबित करता है कि गाजीपुर की जो जनता है वो योगी मोदी के इस झांसे में आने वाली नहीं है, और इसीलिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि अफजाल अंसारी अगर फिर चुनाव लड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। और षड्यंत्र ऐसा था, षड्यंत्र ऐसा था कि मेरी सजा हो गई 4 साल की, और देश में कानून है 2 साल की सजा हो गई या उससे ऊपर की तो आपकी सदस्यता भी गई और आप चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए। लेकिन गाजीपुर की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं उच्च न्यायालय गया, जमानत मिली, सर्वोच्च न्यायालय गया तो गाजीपुर के कोर्ट के सजा के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया, इस शर्त के साथ कि जब तक अफजाल अंसारी की अपील जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसके निस्तारण तक के लिए ये सजा का आदेश निलंबित किया जाता है, स्थगित किया जाता है। अब इन लोगों को ये उम्मीद थोड़ी थी कि हम ही से लड़ना पड़ेगा। ये लोग तो मौज से, आराम से कोई भी आएगा रेल दिया जाएगा। ये क्या जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट पलट देगा मामला, और आज मुझे इस योग बना दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि उनके आदेश के आलोक में लोकसभा से भी अधिसूचना जारी हुई, और मेरी डिस्क्वालिफिकेशन की अधिसूचना में जो आदेश था उसे रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग से भी मुझे चुनाव लड़ने के लिए योग्य मान लिया गया। अब घबराहट तो बढ़ जाएगी, गुमानी नहीं था कि ये फिर लड़ने आ जाएगा। वो चाहते थे कि ये हट जाए, बाकी तो हम किसी से समझ लेंगे। बलिया में भी तो आज भी जनता कहती है कि बलिया में गठबंधन जीता था, लेकिन ये लोग तो मनमानी कर लिए, जीता हुआ हार गया और हारा हुआ जीत गया। उसी तरह से चंदौली की सीट पे हुआ, ये पूर्वांचल की सीटें हैं, वहां भी जनता आज भी चिल्लाती है कि यहां तो जीते थे गठबंधन के कैंडिडेट। मछली शहर में भी कुछ ऐसे, मछली शहर में भी जीता हुआ कैंडिडेट 180 वोट से त्रिभुवन राम हरा दिया गया। तो ये करना चाहे थे गाजीपुर में ये सब, लेकिन गाजीपुर की जनता बागी जनता है और खड़ी हो गई, तो मनमानी नहीं हो सकी। इस बार भी बड़े षड्यंत्र हैं, बड़े चुनिंदा लोग यहाँ बैठाए गए हैं और उन्हीं को चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। गाजीपुर की जनता सब देख रही है, और गाजीपुर की जनता देख रही है कि वाह सरकार ऐसी क्या है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी गांव में प्रधान से कह रहे हैं कि भैया जनता को बटोरो, और भाजपा के नेता लोग आने वाले हैं, हमारे अधिकारी आने वाले हैं, संकल्प दिलाएंगे लोग कि मोदी जी को वोट करना। हर गांव में संकल्प यात्रा पहुंच रही है, उसके आधार पर, उस मानक के आधार पर ये 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं।
हवाई है, बिल्कुल हवाई है। अंदर करंट है लोगों में कि मोदी को बदल देना है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये अहंकारी लोग हैं, ये संविधान को ताक पर रखकर मनमानी करने वाले लोग हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनका वो संविधान हमारे देश में अधिकांश जनता जो बीजेपी के लेफ्टिनेंट हों या उनके भक्त हों उनका नहीं मानता, लेकिन वो भी मुंह से कहते हैं कि हम संविधान मानते हैं। दिल से भले न मानते हों, आचरण से भले न संविधान के अनुसार काम करते हों, मुंह से कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 85% लोग उस संविधान को आज भी अपने सबसे बड़ा ग्रंथ, अपना सबसे बड़ा ग्रंथ उसको मानते हैं। अपने सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक जिस तरह से वो सम्मान देते हैं, उससे भी अधिक सम्मान उस संविधान का है। तो देखा जाएगा, आगे आने दीजिए कौन आ रहा है, बारहसिंघा आ रहा है या कौन आ रहा है। गाजीपुर की जनता बिगड़ैल से बिगड़ैल बैल को भी लगाम चढ़ा देती है।